नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक और शानदार कहानी। देखिए, उदय बैच के अंदर ना हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। हमने भाषा के इतिहास को जाना, हमने कविताओं के इतिहास को जाना, हमने गद्य और पद्य तमाम तरीके की चीज़ों को पढ़ा। फिर उसके साथ साथ हमने बहुत अच्छी अच्छी निबंध रचनाओं को पढ़ा, आलोचनाओं को पढ़ा, बहुत अच्छी अच्छी कहानियों को भी पढ़ा। इसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं एक और शानदार कहानी, जिस कहानी का नाम है तोता। और इस कहानी को बेटा लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये कहानी जो है जितनी रोचक है और इस कहानी में जितनी रोचकता और जितना आनंद छुपा हुआ है, इस कहानी के अंदर इससे भी ज़्यादा कहीं छुपी हुई है उस कहानी के अंदर दी गई शिक्षा कि वास्तव में चीज़ें किस तरीके से होती हैं और किस तरीके से हमें दिखाई देती है। ये कहानी एक अव्यवस्था की कहानी है, एक सनक की कहानी भी इसे कहा जा सकता है। ऐसी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, इन तमाम बातों का जो है ना वो पर्दाफाश होगा जब हम कहानी पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, कहानी पढ़ने की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि हम कहानी को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे हम लेखक परिचय की, फिर हम कहानी की ओर बढ़ेंगे और सबसे अंत में एक अपठित गद्यांश भी हल करेंगे, क्योंकि गद्यांश भी तो हमारी परीक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है बच्चा, चलिए शुरुआत करते हैं। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं कहानी किसने लिखी। कहानी लिखी है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इन्हें सर रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता था और ये भारत के या फिर ये कहें कि विश्व के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से भी एक माने जाते हैं। इनके सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। ठीक है, तो जैसे कि आप चीज़ें देख ही पा रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। तो बेटा इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को। पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और कहाँ हुआ था, कोलकाता के अंदर हुआ था। और मृत्यु हो जाती है इनकी 7 अगस्त 1941 के अंदर। पुरस्कार की बात करें यदि, तो इन्हें पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के अंदर, हिंदुस्तानियों को अगर कोई पहला नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, और यदि बात की जाए साहित्य में स्थान की, तो भाई ये माने हुए कथाकार भी हैं, माने हुए कवि भी हैं और माने हुए निबंधकार भी हैं। ठीक है, तो ये तमाम तरीके की बातें उनके व्यक्तित्व के बारे में कही जाती हैं। अब बेटा बात करते हैं कि और क्या खास था। ठीक है, तो इन तमाम तरीके की चीज़ें तो आप जान ही चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उनके विशेष व्यक्तित्व की। तो देखो बेटा, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो हुई थी सेंट जेवियर स्कूल में, और 11 वर्ष की उम्र में ही वो उपन्यास संस्कार के बाद अपने पिता देवेंद्रनाथ के साथ हिमालय यात्रा पर निकल गए थे। तो बेटा उपनयन संस्कार एक वो होती है परंपरा, ठीक है, जिसमें आपको जनेऊ वगैरह पहनाया जाता है। तो उस परंपरा के बाद, उस संस्कार को ग्रहण करने के बाद ये अपने पिता के साथ हिमालय की यात्रा पर जाते हैं। फिर बाद में अपने भाई के साथ इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ पर गीत संगीत तमाम तरीके की शिक्षाएं लेते हैं, साहित्य में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और बाद में 1914 के अंदर इन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय में इन्हें डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से उनका जीवन चलता रहता है, आगे जाकर वो डीलिट की उपाधि भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जीवन जो है वो पटरी पर चलता रहता है। अब बात करते हैं कहानी की कि भाई तोता कहानी है क्या। तो तोता कहानी एक तोते की कहानी है, और तोते की कहानी जो होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बड़ी रोचक होती है। तो कहानी तो रोचक है ही, साथ ही साथ इसमें जो शिक्षा छुपी हुई है वो भी इससे ज़्यादा रोचक है। अब भाई शिक्षा क्या है, तो शिक्षा पढ़ने के लिए और शिक्षा को समझने के लिए पहले तो पढ़ना जरूरी होगा कहानी को। तो आइए कहानी पढ़ लेते हैं। एक तोता था, वह बड़ा ही मूर्ख था। गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था, उछलता तो था फुदकता नहीं था, उड़ता था पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसे तोता किस काम का, इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। तो भैया बात कही जा रही है एक तोते की। तोते का नेचर ही है शांत, बिल्कुल उछल कूद करते रहना, घूमते फिरते रहना, तमाम तरीके की मौज मस्ती करते रहना। और ये जो मौज मस्ती है ये राजा साहब को नागवार गुजर जाती है। राजा साहब अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं, मंत्री महोदय, इस तोते को शिक्षा दी जाए। अब जब तोते की शिक्षा की बात की जाती है
तो सबसे पहला तो ये बहुत टेढ़ा काम होता है कि किसी भी पक्षी को सिखाना, किसी भी जानवर को सिखाना बहुत कठिन होता है। तोता तो फिर भी एक उदाहरण है कि भाई तोते को सिखाना संभव है, पर उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो भाई ये बात जो है राजा साहब कह देते हैं कि तोते को सिखाओ। अब देखो कहानी के आगे क्या होता है। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था उक्त जीव की अविद्या का क्या कारण है। तो बेटा आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि भाई कोशिश की जाती है कि तोते को शिक्षा दी जाए, और ये महत्वपूर्ण काम कि तोते को शिक्षा देना है, तोते को बहुत एजुकेटेड बनाना है, ये काम किसे दिया जा रहा है? ये काम दिया जा रहा है राजा के भांजे को। भांजे साहब जो होते हैं वो मंत्रियों को बुलवाते हैं, वो पंडितों को बुलवाते हैं और पूछते हैं कि भाई ये तोते की अविद्या का कारण क्या है, ये तोता जो है वो अनपढ़ क्यों है। अब पंडित जी तो पंडित जी ठहरे, पंडित जी के पास भी कोई जवाब नहीं, तो पंडित जी कह देते हैं बहुत युक्ति उक्ति लगा के कि हो राजा साहब दिक्कत ये है कि ये जो तोता है ना, इसका जो घोंसला है वो क्या है, वो जो है वो छप्पर ऊपर से बनता है, वो घास फूस से बना है, इसीलिए इस तोते को नॉलेज नहीं, इस तोते को ज्ञान नहीं है। ये तोते में अविद्या का कारण यही है कि इसका जो घोंसला है ना वो जो है वो घास फूस से बना है। अब भाई ये बात जो है वो राजा के भांजे को जम जाती है। तो भांजे साहब क्या करते हैं कि बहुत सारी दक्षिणा देकर पंडित जी को तो विदा कर देते हैं और बुलवाते हैं एक सुनार को। अब जब सुनार आता है तब क्या होता है, तो भाई पंडित जी ये सलाह देकर जाते हैं कि इसको ना बढ़िया से बढ़िया क्या करो, पिंजरे में रखो। तो इस सलाह को वो मान लेते हैं और बुलवाया जाता है सुनार को। अब देखो क्या होता है, सुनार बुलाया गया, वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट पड़ा। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता शिक्षा की तो इति हो गई, इति मतलब अंत हो गया, ठीक है, या हद हो गई, ठीक है। कोई कहता शिक्षा ना भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला, वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। तो बेटा होता यह है कि पंडित जी कहते हैं घास फूस का छप्पर है या घास फूस के घोंसले के कारण ये तोता नहीं पढ़ पा रहा है, तो तुरंत सोने चांदी की व्यवस्था की जाती, तुरंत सुनार को बुलाकर सोने का पिंजरा तैयार किया जाता है। सोने का पिंजरा तैयार होने के बाद उस पिंजरे को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। इतना सुंदर पिंजरा बना था भाई, लोहे के पिंजरे से भी काम चलाया जा सकता था, पर सोने का ही बनवाना है क्योंकि खर्च करना है ना, हम राजा हैं, ठीक है। तो ये बात होती है और इस पिंजरे को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत वाहवाही होती है, सुनार को खूब इनाम दिया जाता है, सुनार खूब थैलियां भरता है और वहां से चल देता है, ठीक है। अब देखो पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे, नस लेकर बोले यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना, उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलवाया। पोथियों की नकल होने लगी, नकलों के और नकलें पहाड़ लग गए, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, नकलों की और नकलें, ठीक है, नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा शाबाश, इतनी विद्या के धरने को जगह भी नहीं रहेगी। नकल नसीबों को यह लहू बैल पर लाद कर इनाम दिए गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े, उनकी दुनिया में तंगी का नामो निशान बाकी ना रहा। तो बेटा यहाँ पर ना कहानी में आता है ट्विस्ट। देखो पंडित जी ने बताया कि भाई घोंसला जो था घास फूस का, इसलिए तोता नहीं पड़ रहा, सोने का घोंसला बनवाया गया, सोने का पिंजरा बनवाया गया और पंडित जी फुना आ गए पढ़ाने। और जब पंडित जी पढ़ाते हैं तो बहुत जोर ताव लगाते हैं, पर तोता क्यों ही पढ़े। तो तोता जो है पता है क्या किया जाता है कि उस तोते को जो है पंडित जी पढ़ाते हैं, और जब पंडित जी हार जाते हैं, तोता कुछ नहीं सीखता, तो कहते हैं कि भाई ये काम थोड़ी पोथियों का नहीं है, मतलब जो किताब होती थी ना उस समय, ये काम किताबों का नहीं है, नई किताबें चाहिए। और जैसे ही ये बात जो है वो राजा का भांजा सुन लेता है, भांजे सुन लेते हैं, तो भाई वो क्या करते हैं कि नकल नसीबों को बुलवा लेते हैं, पोथी लिखने वालों को बुलवा लेते हैं और पोथियों पे पोथी लिखी जाती हैं, और उन पोथियों को रखने के लिए जगह जो है इतनी पोथियां लिखी जाती हैं कि ढेर लग जाते हैं। और भाई इन पोथियों की भी तारीफ होती है, तो जो नकल नसीब होते हैं, ठीक है, जो पोथियां लिखा करते हैं उनको नकल नसीब कहा जाता है। इस कहानी के अंदर ना बेटा आपको बहुत सारी अलग अलग शब्द भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कहानी जो है वो मूलतः बांग्ला में लिखी गई थी, ठीक है, पर इसको ट्रांसलेट हिंदी में किया गया है, तो नए नए शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये बात होती है भाई, फिर जब पोथी लिखने वालों को इनाम दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो की जाती हैं, ठीक है। अब
पोथी लिखने वालों के जीवन में तो कोई तंगी नहीं रही, पर तोता फिर भी नहीं सीख रहा था। ठीक है, तो देखो आगे क्या होता है कहानी में। फिर क्या होता है, दामी पिंजरे की देखरेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त की व्यस्तता की कोई सीमा ना रही। मरम्मत का काम भी लगे ही रहते। फिर झाड़ू पोछा और पालिश की चूम भी मची रहती। जो ही देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है। तो बेटा देखो, पिंजरा सोने का था, बहुत ज्यादा दाम वाला था, इसीलिए बताया गया कि दामी पिंजरे की जो देखभाल थी वो राजा का भांजा करता रहता था, और उस देखभाल में भी बहुत सारे लोगों को उसने लगा रखा था। इतना व्यस्त हो गया था इस काम में कि भाई साहब उसे व्यस्तता भी शर्म आ जाए। वो कहते ना कि मैं इतना बिजी हो गया हूं कि जो बिजी आदमी है ना, जो बिजीनेस है वो भी शर्मा जाए, व्यस्तता भी शर्माने गई थी उसको देख के। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, आगे बताया जाता है कि भाई जो पिंजरा था उसमें झाड़ू पोछे का ध्यान रखना है, पिंजरा चमकता रहे, इन तमाम बातों की ध्यान रखना है। तो होता क्या था कि ऐसे देखने में तो लगता था बहुत तरक्की हो रही, जो भी लोग देखते थे वो कहते हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब देखो इन कामों पर अनेक लोग लगाए गए, और उनके कामों की देखरेख करने पर और भी अनेक अनेक लोग लगे। सब महीनों महीनों मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे, और वे और उनके चचेरे मौसेरे भाई बंद बड़े प्रसन्न हुए। बड़े बड़े कोठों बालखानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। तो बेटा यहाँ पर होता यह है कि एक काम करने को बहुत सारे लोग लगते हैं। ठीक है, तो वही तोते की देखभाल करने के लिए, कोई पिंजरा साफ करने के लिए, कोई झाड़ू पोछा करने के लिए ढेरों लोग लग गए। ठीक है, और इन लोगों ने बड़ी बड़ी पैसा, बड़ा बड़ा वेतन लिया, अपने और दोस्तों को, रिश्तेदारों को वहां काम पे लगवाया। इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारा वेतन जो है लोगों ने वहां से कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया, और बहुत मस्त जीवन जो है वो जीने के लिए वो सब तैयार हो जाते, और तैयार जीवन जीते भी। फिर देखो आगे क्या होता है, संसार में और भाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। वे बोले पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, यह कैसी बात सुनने को आई। भांजे ने कहा, महाराज अगर सच बात सुनना चाहते हैं तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नकल नसीबों को बुलवाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे माड़े में हिस्सा नहीं मिलता, इसीलिए वे ऐसी ओछी बात कर रहे हैं। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ से समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए। तो भाई होता यह है कि दुनिया में ना हर चीज की कमी हो सकती है, पर निंदकों की कमी नहीं है। ऐसे लोग आपको कभी भी नहीं कम हो सकते इस दुनिया में, जो आपकी आलोचना ना करें, जो आपकी बुराई ना निकालें। ठीक है, या जिनसे आपका जो है वो मनमुटाव ना हो। ऐसे लोग हो ही नहीं सकते दुनिया में। ठीक है, तो उन्हीं में से एक जो शुभचिंतक थे, जिसको यहाँ पर निंदक कहा गया, उसने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि भाई तो पिंजरे की तो तरक्की हो रही है, पर तोते की तरक्की हो रही है क्या। तो राजा साहब ने भांजे को बुलाया कि भाई सुनने में आया है भांजे साहब, काम वाम तो कुछ नहीं हो रहा है। राजा साहब ने जब ऐसा भांजे से कहा तो भांजे ने कहा, हे महाराज आप एक काम कीजिए, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो सुनार हो, चाहे जो व्यक्ति काम कर रहा है, सबको बुलाइए और सबसे पूछ लीजिए। और एक बात और है राजा साहब। अब राजा साहब ने बोला, भाई बताओ क्या बात है। तो उन्होंने बताया, भांजी ने बताया कि भाई हम सब काम कर रहे हैं, हमको वेतन मिलता है, पर जो निंदक हैं, जो आपसे सब बातें कह रहे हैं, उनको कुछ मिलता ही नहीं है, उनको तो एक ढेला नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं ताकि आप गुस्सा हो जाएं। ठीक है, और तोता पढ़ ना पाए, तो ऐसी बातें कही गई। राजा साहब सारी बात समझ गए, और समझने के बाद क्या किया राजा साहब ने, भांजे को हार पहनाया। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ चलती है। अब देखो कहानी में आगे क्या होता है। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से यह देखें कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से और कैसी बगटुट तेजी से के साथ चल रही है। सो एक दिन वह अपने मुहासबों मोह लगे मित्रों और मंत्रियों के साथ आप ही शिक्षाशाला में आधम के। उनके पहुंचते ही ड्योढ़ी के पास शंख घड़ियाल ढोल ताशे खुदरक नगाड़े तुरही भेरियां दामे कांसे बांसुरियां झाल करताल मृदंग झंग
झंगम आदि आदि आप ही आप बज उठे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और बूटियां फड़का फड़का कर मंत्र पाठ करने लगे। मंत्री मिस्त्री जादूगर सुनार देखभाल करने वाला और उन सभी के ममेरे फुफेरे चचेरे भाई जय जयकार करने लगे। तो बेटा होता यह है कि एक बार राजा ये सोच लेता है कि चलो मैं भी देख कर आता हूं कि कैसा तोता पढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही जो राजा होता है वो शिक्षाशाला के अंदर आता है तो तमाम तरीके के जो लोग वहां होते हैं वो राजा की जय जयकार करने लगते हैं। पंडित जी बढ़िया बढ़िया मंत्र पढ़ने लगते हैं। सब जो है वो राजा की खुशामद में लग जाते हैं। राजा खुश भी हो जाता है। ठीक है, और वहां से बिना तोते को देखे हुए चल भी देता है। ठीक है, अब देखो वो कैसे होता है, ये चीज पढ़ते हैं। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना। महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। अब यहाँ पर बात हो रही है राजा और उसके भांजे के बीच में। तो भांजा कहता है, देख रहे हैं ना किस तरीके से तैयारी चल रही है, किस तरीके से काम चल रहा है। महाराज कहते हैं कि यहाँ पर शब्द का तो नामो निशान नहीं है। तो कहते हैं शब्द के पीछे के अर्थ को समझिए महाराज, भावनाओं को समझिए। देखिए कैसे। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठक निंदक बोल उठा, महाराज आपने तोते को देखा भी। भाई अब जब राजा वापस जाने लगे तो जो निंदक था उसने कहा कि महाराज आपने तोते को देखा भी कि तोता वास्तव में क्या कर रहा है, कैसे जीवन जी रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो है महाराज ये बताते कि भाई तोते को तो हमने नहीं देखा। ठीक है, देखो अब कहानी में आगे क्या होता है, इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल भूल ही गया, तोते को तो देखा ही नहीं। लौटकर पंडित से बोले, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तो तोते को देखने की जरूरत ही क्या है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा, यानी ढेरों की ढेर, पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। गाना तो बंद हो ही गया था, चीखने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसाठस भरकर बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। ठीक है, अब दोबारा जब राजा हाथी पर चढ़ने लगा तो उन्होंने कान उमेठू सरदार को ताकीद कर दी कि निंदक के कान को अच्छी तरीके से उमेठ लेना। ठीक है, उमेट देना। तो यहाँ पर बेटा जब वापस राजा जाता है और देखता है कि भाई, पूछता है पंडित जी से कि भाई आप कैसे पढ़ा रहे हैं तोते को, हमें तरीका देखना है। पंडित जी बताते हैं बड़े स्टाइल से कि आहा आइए दिखाते हैं कैसे हम पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ना एक बात समझ में आती है कि तोता जितना था उससे ज़्यादा तो उसको पढ़ाने का तरीका था। यहाँ पर ये व्यंग के रूप में एक बात कही गई है और मार्मिक बात भी कही गई है कि तोते को पढ़ाने के लिए इतने सब साजो सामान की जरूरत थी नहीं। अब तरीका क्या था, तो भाई तरीका समझ लो। तरीका ये था कि उसके पिंजरे में दाना पानी कुछ नहीं था, केवल और केवल पोथियां थी। पोथियों के टुकड़ों को क्या किया जाता था, जो कागज था ना उसे ना कलम की नोक से तोते को खिलाया जाता था, मतलब उसके मुंह में ठूस ठूस के भरा जाता था। ठीक है, अब इससे से ये होता था कि तोता जो है वो बीमार होने लगा था। ठीक है, पर ये जो तरीका था वो राजा को बहुत पसंद आया कि वाह तोता क्या सीख रहा है, मजा आ गया। अब देखो आगे क्या होता है कहानी में। तो राजा जब वापस जाने लगता है तो अपने जो उसका वो होता है सिपाही, जो होता है सेनापति, उससे कहता है कि ये जो बहुत बातचीत करता है इसके भी कान उमेट देना जाते जाते, मतलब उसको भी सजा दे देना। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। तोता दिन पर दिन भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूटा गया। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने डहने फड़फड़ाने लगता। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंच से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है।
कोतवाल गरजा, यह कैसी बेअदबी है। फौरन लोहार हाजिर हुआ, आग भाथी और हथौड़ा लेकर। वह धमाधम लोहा पिटाई हुई कि कुछ पूछिए मत। लोहे की साकल तैयार की गई और तोते के डैने भी काट दिए गए। बेटा डैने मतलब होता है पंख, ठीक है। तो यहाँ पर होता यह है कि भाई तोते को पढ़ाने का जो तरीका था वो भद्र रीति थी, यहाँ पर व्यंग किया गया भद्र रीति के माध्यम से, ठीक है। तो जबकि वो घटिया तरीका था पढ़ाने का, किसी को ऐसे थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये तमाम तरीके की चीजें देखकर लोगों को लग रहा था कि तोता सीख रहा है, ठीक है। पर वास्तव में जो है ना वो तोता बीमार होने लगा था और बहुत ही अंदर घुटने लगा था। पर फिर भी पक्षी था, तो पक्षियों के अंदर एक आदत होती है कि जब सूरज निकलता है ना तो पक्षी उठ जाते हैं और अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने का प्रयास करते हैं। ये हमेशा होता है, आप कभी भी देखिएगा सुबह के जब भी 5:30 और 4 के बीच में, मतलब 4:30 और 5:30 के बीच में जो पक्षी होते हैं ना वो जाग जाते हैं, उनकी आपको चहलकदमी दिखाई देने लगेगी। तो वैसे ही तोता जो है वो उठता है और अपने पंख फड़फड़ाता है, और कभी कभी वो पिंजरे को काटने का प्रयास भी करता है। पर होता यह है बच्चा कि जैसे ही वो पिंजरे को काटने का प्रयास करता है, जो लोग होते हैं, जो कोतवाल होते हैं, वो ये बात को देख लेते हैं। कोतवाल जाके सुनार को बताता है, यानी कि लोहार को बताता है कि भाई तोता जो है वो पिंजरे को काटने का प्रयास कर रहा है। तुरंत लोहार आ जाता है और उसके पंखों को काट दिया जाता है, एक साकल तैयार की जाती है, तोते को पहना दी जाती है, और भाई उसके साथ साथ कुछ जो थोड़ी सी मारपीट भी होती है वो हो जाती है। तो इस तरीके से तोते पर अन्याय बढ़ते गए। अब जब ये बात राजा के भांजे को पता चलती तो राजा का भांजा ये कहता है कि इस राज्य के पक्षी अनपढ़ ही नहीं बल्कि नमक हराम भी हैं। यानी कि पक्षी जो हैं वो कैसे हैं कि शिक्षित नहीं है, बिल्कुल बेकार पक्षी हैं, और नमक हराम भी है। मतलब देखो सोने का पिंजरा मैंने बनवाया और तुम भागने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक बात है। अब देखो आगे क्या होता है कहानी में। देखो कहानी बड़ी शानदार है अगर समझ पाओ तो। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा ले लेकर वह कांड रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा जुल्म की हद हो गई। अब पंडित जी भी क्या कर रहे हैं, एक हाथ में कलम लिए हैं और एक हाथ में बर्छा, और तोते को खिला रहे हैं, ठीक है। लोहार की लोहसार बेहद फैल गई और लोहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे, और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अदा किया। मतलब कोतवाल से आगे वाला प्रमोशन दे दिया, ठीक है। तोता मर गया, कब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता। कम बखत निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे साहब यह कैसी बात सुनाई जा रही है। भांजे ने कहा, महाराज तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अब भी वह उछलता फुदकता है। भांजा बोला, आजी राम कहिए। देखो बेटा कहानी जो में है आगे बढ़ती है और तोते पर इतने टॉर्चर किए जाते हैं कि तोता मर जाता है, ठीक है। और ये बात जो है वो राजा का जो गुप्तचर होता है, जो निंदक होता है, वो बात फैला देता है। राजा तुरंत भांजे को बुलाता और पूछता है कि भाई क्या हुआ। तो भांजा कहता है तोते की शिक्षा जो है वो पूर्ण हो गई है, ठीक है। कैसी हो गई है, पूर्ण हो गई, तैयारी हो गई है, ठीक है। अब कैसे, तो राजा पूछता है क्या तोता उछलता कूदता है। तो कहते हैं ना ना, भांजा कहता है राम भजिए कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्या होता है। अब भी उड़ता है, नाई कतई नहीं, भांजे ने जवाब दिया। अब भी गाता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। दाना ना मिलने पर अब भी चिल्लाता है, ना। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया, साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने ना हाँ की ना हूं की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर नव बसंत की दक्षिणी बयार में नव पल्लवों ने अपने निश्वासों से मुकलित वन के आकाश को आकुल कर दिया, ठीक है। तो ये थी बेटा कहानी। अब यहाँ पर ना राजा जो है वो तोते को दबाता है, हिलाता डुलाता है, पर तोता कुछ भी नहीं बोलता, ठीक है। और जब राजा जो है वो तोते को दबाता है तो जब तोते में जान ही नहीं तो तोता क्या बोलेगा। पर हाँ, उसके पेट में जो पर्चियां दबी हुई थी, जो कागज के टुकड़े दबे हुए थे, वो जरूर खड़खड़ाने लगते हैं। तो इस तरीके से ये कहानी यही एंड हो जाती है और हमें यहाँ से एक शिक्षा और मिलती है। देखो बेटा
हर कार्य को करने का एक तरीका होता है। कभी कभी जो कार्य करने का तरीका होता है हम नहीं जान पाते, जैसा तोते के साथ हुआ कि तोते को एजुकेशन देने का एक तो जो बात है वो एकदम वाहियात बात है कि तोता जो है वो एजुकेशन कभी ले नहीं सकता। हाँ, तोता मनुष्य की तरह बोलता ज़रूर है, तो वो डिपेंड करता है उसके माहौल पर। जब एक बात उसको कई बार सुनाई जाती है तो उसी बात को वो बोलने लगता है, ठीक है। और दूसरी बात जो है यहाँ पर जो व्यंग किया गया है उस समय के समाज पर किया गया, उस समय की जो व्यवस्था थी कि अंग्रेज जो थे वो हम पर राज कर रहे थे और क्या कह रहे थे कि हम भारतीयों को शिक्षित बना रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं, तो हम तोते की तरह हो गए थे, ठीक है। और हमारे ही पैसा हमें लूट कर जो है वो हमें व्यवस्थाओं में दिखाया जा रहा था, ठीक है, जबकि था कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इस कहानी को हमने पढ़ा, समझा। आइए बढ़ते हैं बेटा गद्यांश की और किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न आते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो देखो, सुनार बुलाया गया, वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट गया। पिंजरा ऐसा अनोखा था कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता शिक्षा की तो इति हो गई है, कोई कहता शिक्षा ना भी हो तो क्या पिंजरा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न बेटा हो सकता है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है हमेशा यूपी बोर्ड के अंदर कि गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो अब संदर्भ कैसे लिखना है इस चीज को समझो जरा। संदर्भ इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित तोता शीर्षक से लिया गया है। इस कहानी के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें आप बताएंगे, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, और कहाँ से इस चैप्टर को लिया गया, गद्य खंड से या पद्य खंड से, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में कहा जाता है शिक्षा की तो इति हो गई है, कोई कहता शिक्षा ना भी हो तो क्या पिंजरा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है। तो यहाँ पर बेटा आपको भाव स्पष्ट करना है या रेखांकित पद की व्याख्या करनी है। किस तरीके से करनी, तो यहाँ पर समझ लो, पहले पढ़ो और उस चीज को समझो कि ये चीज क्यों पूछी गई है या इस चीज के पीछे का अर्थ क्या है, फिर उसको लिखो। देखो जैसे यहाँ पर ना बताया गया है कि शिक्षा की तो इति हो गई, तो यहाँ आपको लिखना है इस तरीके से कि प्रस्तुत गद्यांश में बताया जा रहा है, प्रस्तुत रेखांकित पद में बताया गया है कि तोते को शिक्षा देने के तमाम तरीके के जो प्रयास किए जा रहे थे, उन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास में तोते के लिए पिंजरा बनाया जाता है। और उस सोने के पिंजरे को देखकर लोग ये कहते हैं कि तोते की शिक्षा तो अब समाप्त हो गई है, पर अगर तोता सीख भी ना पाए तो इससे क्या ही नुकसान होगा। तोते को सीखे या ना सीखे ये कोई बड़ी बात नहीं है, पिंजरा तो बना। और पिंजरे की तारीफ इतनी क्यों की जा रही थी, क्योंकि वो सोने का पिंजरा था, ठीक है, इसलिए उसकी इतनी तारीफ की जा रही थी। और साथ ही साथ ये भी लोग कह रहे थे कि तोते का कितना अच्छा नसीब है कि भाई उसको सोने का पिंजरा मिला, ठीक है, यानी कि तुम सोने के अंदर कह दो ये तुम्हारा नसीब है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा अगले प्रश्न की। तो देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है सोने का पिंजरा किसने तैयार किया था, तो उत्तर है बेटा सुनार ने तैयार किया था। यहाँ पर वन वर्ड में है लेकिन आपको पूरा लाइन लिखना है, ठीक है, ताकि आपको नंबर मिले। फिर दूसरी बात क्या है, दूर दूर से लोग क्या देखने आए थे, तो भाई दूर दूर से लोग आए थे सोने का पिंजरा देखने के लिए। क्या देखने के लिए? पिंजरा देखने के लिए। कहानी में हमें बताया भी जाता है कि सोने का पिंजरा तैयार होता है, जिसकी तारीफ करने के लिए लोग दूर दूर से आते और कहते हैं वाह क्या सोने का पिंजरा बना है, सुनार को इनाम भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये तमाम तरीके की बातें जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। प्रश्नोत्तरों के माध्यम से हमने सारी चीजों को समझा। अब बेटा बढ़ते हैं आगे, ये था इस बार का चैप्टर। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।